दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है करंट अफेयर्स डेली का। और इसमें कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भारत के नेतृत्व में शुरू हुआ है और 97 देशों का गठबंधन ये बनने जा रहा है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के लिए। चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने यूथ G20 बैठक एक खास जगह पर कराने का फैसला किया है, उसके बारे में बात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने किबिथु गांव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है, तो कहां पर है और ये प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारतीय कंपनी को वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में अवार्ड मिला है। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। और पहला क्वेश्चन, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के किबिथु गाँव में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है? आंसर होगा इसका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और फोटोग्राफ देख रहे हैं, वहाँ पर जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें गृह मंत्री हैं। तो ये जो गांव है वो अरुणाचल प्रदेश में, जो इंडिया और चाइना का LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो उससे सटा हुआ है। तो गृह मंत्री ने 7 अप्रैल को यहीं पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है। एक बार मैप के थ्रू भी बताते हैं कि किबिथु गांव जो है विलेज, वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये रहा प्यारा भारत और इसमें ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहीं पर वाइब्रेंट विलेज की शुरुआत हुई है। किस जगह पर? तो यहाँ पर है ये किबिथु विलेज, यहीं पर गांव है। और वहाँ से उन्होंने जो इंडिया के पोस्ट से चीन की ओर भी नज़र डाली, देखा उन्होंने, गृह मंत्री ने। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि उस गांव को स्वावलंबी बनाना। ठीक है, और ये जो गांव है वो समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है 9000 फीट। ओके, काफ़ी ऊंचा है और भारत के का सबसे पूर्वी गांव माना जाता है। सूर्योदय की भूमि माना जाता है भारत के लिए। और इस गांव में बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएँ, सड़कें, ये सब मूलभूत जो सुविधाएं वो नहीं है, तो इसको डेवलप वहाँ पर किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में ये गांव है किबिथु। नाम आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पहली बार जो स्टार्ट हुआ है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वो यहीं से हुआ है, किबिथु विलेज से। और ये अरुणाचल प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। राजधानी है ईटानगर। अच्छा, एक और बात कि जब गृह मंत्री वहाँ पहुँचे अरुणाचल प्रदेश किबिथु गांव में, तो चीन ने बहुत ऐतराज़ जताया। न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में। चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या रखा हुआ है? नाम रखा हुआ है जगनान। ठीक है, तो उसने कहा कि ये हमारा हिस्सा है। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये बातें कही हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना, वो 4 राज्यों के लिए बनाया गया था। ओके, और अभी हाल ही में, मतलब फरवरी में इसको लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। लेकिन पहली बार किबिथु विलेज में ही शुरू किया जा रहा है। ठीक है, 4 राज्य कौन कौन से हो गए? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों के लिए ही है। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, तो वहाँ उसको भी जोड़ा गया है इसमें। लद्दाख ये ऐसे है, यहाँ पर है। तो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर ये चलाया जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। उसकी शुरुआत हुई है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव से। और इस कार्यक्रम के पहले चरण में 663 विलेज को शामिल किया जा रहा है। और टोटल अगर हम खर्च कहेंगे इसमें, एक तो ये इतने गांव को शामिल किया जा रहा है, और टोटल 19 जिले के 46 सीमावर्ती ब्लॉक में ही चलेगा प्रोग्राम। टोटल खर्चा है 4800 करोड़ रुपए। इसमें 2500 करोड़ रुपए जो है वो सड़क निर्माण के लिए। कब से कब तक? तो वित्त वर्ष 2022-23 से, और ये 2025-26 तक ये चल रहा है। मतलब 22-23 इसलिए क्योंकि फरवरी में शुरू हुआ था ये। ठीक है, अनाउंस किया गया था। ओके, और ये अब सवाल है कि क्यों ज़रूरी है? दरअसल चीन से चुनौती है। चीन जो है ना, वो अपने सीमावर्ती इलाकों में, इन सब इलाकों में गांव बसाता जा रहा है, गांव का निर्माण कर रहा है। वहाँ पर PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइनीज़ आर्मी है, तो उसके लिए रसद, हथियार, इन सब का स्टोरेज बना रहा है। ओके, और दूसरी ओर जो भारतीय गांव है, वहाँ पर चूँकि मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, सड़कें ठीक से नहीं है, अस्पताल नहीं है, बिजली नहीं है बहुत सारे गाँव में, तो ऐसे में वहाँ से पलायन बढ़ रहा है। तो भारतीय गांव खाली हो रहे थे और उधर चाइनीज़ अपने एरिया में गाँव वो बसा रहा था।
तो इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम अपने गाँव को मजबूत करें ताकि जो फर्स्ट डिफेंस है वो वहाँ पर बिल्कुल बरकरार रहे अपनी तरफ से। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपने जाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा देना। लाइक बटन दबाना बस क्लिक करना होता है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। चीन को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने यूथ G20 बैठक कहाँ पर आयोजित करने का फैसला लिया? यूथ G20, ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर का लेह, ओके, लद्दाख में। लेह में ये फैसला हुआ है कि वहीं पर होगा। कब होगा? तो 26 से 28 अप्रैल तक। Y20 कहेंगे इसे, ठीक है, यूथ G20 और शॉर्ट में कहेंगे Y20। और इसमें जो G20 के देश हैं, इसके अलावा जो इनवाइटी देश हैं, तो उन सब के 80 प्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं। और चीन आएगा या नहीं, अभी तक तो चीन ने नहीं कहा, लेकिन इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में G20 की एक मीटिंग हुई थी, तो उसका बहिष्कार कर चुका है चाइना। और माना जा रहा है कि अब चीन लेह में जो ये मीटिंग हो रहा है तो उससे भी दूर रहेगा। ओके, और पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपत्ति जताई है, हालांकि वो इस मीटिंग में आमंत्रित नहीं है। भारत ने जवाब भी दिया है उसको लेकर। ठीक है, एक और मीटिंग पास में ही होने वाली है श्रीनगर में। 22 से 24 मई तक G20 पर्यटन मीटिंग होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ लेह, लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि पर्यावरण, वन्यजीव, ये सब एग्जामिनेशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें शामिल होते जा रहे हैं। जो पैटर्न हम लोगों को दिख रहा है उसमें, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि भारत ने किन वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA को लॉन्च किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। आंसर का इसका A और B कौन कौन से? न्यूज़ देख रहे हैं। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये सारे फोटोग्राफ उसके हैं। कौन कौन से हैं? 7 नाम ध्यान रखना है आपको। बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन 7 बड़ी बिल्लियों यानी बिग कैट कहा जाता है इनको, क्योंकि ये कैट प्रजाति से ही बिलोंग करते हैं। ओके, तो इनकी रक्षा के लिए, इनको संरक्षित रखने के लिए भारत के नेतृत्व में ये इस अलायंस की शुरुआत की है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत की? तो मैसूर यानी कर्नाटक में 9 अप्रैल को एक प्रोग्राम हुआ प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर पूरे होने पर। तो उसी के दौरान ये मेगा ग्लोबल अलायंस, इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब सवाल है कि भारत ने अलायंस का प्रस्ताव क्यों रखा है और भारत नेतृत्व में क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत को जो टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके अलावा लायन, हिम तेंदुआ, इन सब के संरक्षण का बहुत लंबा अनुभव है। और हम यानी इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता जंगल में है। बाकी देशों में क्या है कि इतने सारे एक साथ, कौन कौन से? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ये जंगल में रहते हैं। हालांकि प्यूमा और जगुआर इनमें से वो इंडिया में नहीं है, मतलब जंगल में नहीं है। तो जगुआर हालांकि कुछ चिड़ियाघर में आपको देखने को मिल सकता है। तो भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ जंगल में कौन कौन से, इतने सारे जानवर जंगल में। ठीक है, बाकी देशों में क्या है, इनमें से कुछ ही जानवर हैं जो कि जंगल में, बिग कैट जो है वो जंगल में है, बाकी आपको देखने को मिलेंगे लेकिन वो सब चिड़ियाघर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए भारत जो है ना वो इसका नेतृत्व कर रहा है। इम्पॉर्टेंट बात ये है। और ख़ास बात यह है कि इसके जरिए क्या क्या होगा, तो संरक्षण और इसके अवैध व्यापार को रोकने का काम किया जाएगा। जागरूकता, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब का काम किया जाएगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो सदस्यता होगी 97 रेंज कंट्रियों में होगी। ठीक है, ये सब जो बिग कैट्स हैं ये जिन देशों में पाए जाते हैं, एक भी ऐसे 97 देश है, तो उन सब के लिए मेंबरशिप खुला रहेगा और वहाँ पर कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे। 5 साल के लिए अवधि के लिए एक जनरल
असेंबली भी बनाई जाएगी और एक सचिवालय भी होगा। सचिवालय ऑब्वियसली इंडिया में होगा, ठीक है। और ख़ास बात है कि भारत ने इस गठबंधन के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गारंटी के साथ एक 5 साल का समर्थन देने का आश्वासन दिया। 100 मिलियन डॉलर यानी 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा ही होता है। ओके, तो ये अलायंस हो रहा है और इसमें आपको बताऊं कि बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट कर लिया है, शामिल हो चुके हैं, जैसे भूटान, बांग्लादेश, कंबोडिया, केन्या, नेपाल, इथियोपिया और भी कई सारे देश हैं और संगठन हैं, उन सब ने इसको सपोर्ट किया है। ओके, तो ये देख रहे हैं प्रोग्राम के दौरान अन्य देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन सब ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ है, अलायंस शुरू हुआ है कहिए, IBCA। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आपको बता दूं कि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या आप सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है वहाँ से डेली का PDF हिंदी और इंग्लिश वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। और ख़ास बात है कि डेली का जो मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स का वो भी अवेलेबल है, तो वहाँ जाइए, आप रजिस्ट्रेशन कराइए ऐप पर और आप डेली का जो ये मॉक टेस्ट है वो फ्री दे सकते हैं। हालांकि वीकली, मंथली ये भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, लेकिन वो पेड है, उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। और वहाँ पर वाइड रेंज है टेस्ट सीरीज़ का, तो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, जो भी चल रहे हैं आप जो दे रहे होंगे उन सब का टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। तो ये 1 ईयर का मेंबरशिप है और ये बहुत मामूली सी रकम है, 199 रुपीज़ में मात्र ये अवेलेबल है 1 साल के लिए। इसमें मिलता है करंट अफेयर्स का PDF पिछले 1 साल के और अगले 1 साल तक, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, और जो टेस्ट सीरीज़ है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए उसमें सारे सब्जेक्ट हैं। ओके, तो आपके लिए काम आएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। तो ये जो डोगरी लैंग्वेज है वो किस केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर होगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो केंद्रीय लॉ मिनिस्टर हैं किरेन रिजिजू, तो उन्होंने ही अप्रैल में अभी हाल ही में जम्मू यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर भारतीय संविधान के डोगरी संस्करण को लॉन्च किया। डोगरी जम्मू कश्मीर की जो आधिकारिक भाषाएं हैं कई सारी, उनमें से एक है और प्रमुख रूप से वहाँ बोली जाती हैं। ओके, तो जम्मू कश्मीर, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को दशकों पुरानी घंटी मिली है अभी हाल ही में, अप्रैल 2023 में। तो ये कब वहाँ लगाई गई थी? INS विक्रांत में, पुराने वाले INS विक्रांत में। वो घंटी अब नए वाले INS विक्रांत में लगी है। आंसर होगा इसका 1961, ठीक है। ये रही वो घंटी, बेल 1961 में लगाई गई थी INS विक्रांत में। पुराना वाला विक्रांत था वो ब्रिटेन से ख़रीदा हुआ था और उसका नाम था HMS हरकुलस, तो उसका नाम INS विक्रांत रखा गया था। तो ये जो घंटी है वो पुराने वाले INS विक्रांत पर 1961 से लेकर 1997 तक वो काम करती रही। 36 ईयर तक इंडियन नेवी का हिस्सा थी ये घंटी, और अब इसे जो है, हालांकि उसको हटा दिया गया था क्योंकि डिसमेंटल कर दिया गया था INS विक्रांत को पुराने। अब जो नया INS विक्रांत है उस पर इसे लगा दिया गया, ठीक है। घंटी क्या काम करेगी? तो ये जो घंटी है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, युद्धपोत में भूमिका निभाता है, नाविकों को आपातकालीन स्थिति में संकेत देने का काम करता था। हालांकि ये जो सिस्टम है ना घंटी का, वो अब पुरानी तकनीक हो चुकी है, अब अलार्म सिस्टम बहुत ताकतवर अवेलेबल है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं आपके सांकेतिक रूप से INS विक्रांत पर ये लगाया गया है, ठीक है ना। तो INS विक्रांत ये रहा जो अपना भारत का स्वदेशी पहला विमान वाहक पोत है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। और पुराना वाला जो INS विक्रांत था जिसमें वो घंटी थी, उसने धूम मचाई थी। 1971 का जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था उसमें शानदार उसका योगदान रहा है, ठीक है। तो ये घंटी उससे रिलेटेड ये कंटेंट था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत की किस कंपनी ने वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है? बेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड। आंसर होगा इसका भारत बायोटेक। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में द हिंदू के बिजनेस लाइन में। ये जो वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ही है, तो एक मेन इवेंट आयोजित किया गया अमेरिका में वाशिंगटन में 3 से 6 अप्रैल को, और इसी में भारतीय जो कंपनी है भारत बायोटेक, तो उसको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, दरअसल ये जो भारत बायोटेक है उसने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन इनकोवैक का उत्पादन किया था। और इस तरह की वैक्सीन यानी इंटरनेजल वैक्सीन का उत्पादन करने वाली ये दुनिया की पहली कंपनी थी कोविड-19 को लेकर वैक्सीन नाक के जरिए देने वाली। ठीक है, तो जनवरी 2023 में इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया था और फिर इसको उतारा गया दुनिया में। भारत बायोटेक मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। स्थापना हुई थी 1996 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रीडम हाउस इंडेक्स के अनुसार किसे दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा दिया गया? कौन सा है इसमें से आंसर सही? आंसर होगा तिब्बत। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं, ग्लोबल वॉचडॉग है फ्रीडम हाउस, तो उसी ने वर्ष 2023 के लिए अपना फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स मार्च 2023 में इसके बारे में बताया। ठीक है, तिब्बत को दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश के रूप में रैंक किया गया है। और इसमें अगर हम दूसरे और देशों की बात करेंगे तो दक्षिणी सूडान, सीरिया, ये सब भी है। ओके, सबसे कम आज़ाद देशों में की लिस्ट में। और मैप में आप देख रहे हैं तिब्बत, ये वाला जो हिस्सा है उसका ज़्यादातर सीमा भारत से लगता है, लेकिन तिब्बत चीन के कंट्रोल में। सदियों से तिब्बत भारत का वास्तविक पड़ोसी था, क्योंकि अधिकांश सीमाएं हमारी तिब्बत के स्वास्थ्य मतलब क्षेत्र से लगती हैं। लेकिन चीन ने तिब्बत पर 1951 में कंट्रोल कर लिया था, और उसके बाद से ये चीन के कंट्रोल में है। बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं। दलाई लामा वहीं से इंडिया आए थे, और चीन में इसको चीन ने दर्जा दिया हुआ है स्वायत्त शासी क्षेत्र के तौर पर। ठीक है, अगर बात होगी कि इस पर भारत की स्थिति क्या है, भारत क्या मानता है तिब्बत को लेकर, तो देखिए 1988 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, वो चीन की यात्रा पे गए थे, और उन्होंने ये कहा था, और मतलब जो जॉइंट बयान जो जारी किया गया था उसमें, कि तिब्बत जो है वो चीन का एक ऑटोनोमस रीजन है, स्वायत्त क्षेत्र है चीन का। बाद में 2003 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर पहुँचे, तो उन्होंने एक संयुक्त घोषणा पत्र जॉइंट स्टेटमेंट पर उस डेलीगेशन के द्वारा साइन किया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूरा मामला आपने देख लिया। भारत सरकार का जो रुख है तिब्बत पर वो भी देख लिया आपने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अप्रैल को। क्यों इस दिन मनाया जाता है? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को सोवियत नागरिक यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में गए थे, और वो पहली मानव उड़ान थी अंतरिक्ष के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष में जो पहुंचने वाले पहले व्यक्ति वही थे। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? आंसर होगा वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर की जयंती 28 मई को होती है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, तो उन्होंने ये दिवस मनाने का ऐलान किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून लागू हो गया? क्योंकि वहाँ के गवर्नर ने विधेयक पर साइन कर दिया। आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर हैं R.N. रवि, तो उन्होंने उस पर साइन कर दिया है, विधेयक पर मंजूरी दे दी है। दरअसल विधेयक को लेकर काफ़ी तनातनी चल रही थी सरकार और राजभवन को लेकर, उन दोनों के बीच में। सरकार ने एक बार विधेयक भेजा था विधानसभा से पास कराकर,
फिर गवर्नर ने वापस कर दिया था कि पुनर्विचार करिए, लेकिन मार्च में फिर से तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसको पास करके फिर से गवर्नर के पास भेज दिया। तो अब साइन कर दिया है वहाँ के गवर्नर RN रवि ने, ठीक है। मुख्यमंत्री है वहाँ के MK स्टालिन। गैम्बलिंग मतलब जुआ से संबंधित जो भी गेम्स हैं वहाँ पर नहीं होंगे। हालांकि अभी हाल ही में भारत सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी और उसमें ये कहा था कि जुए वगैरह से रिलेटेड जो गेम्स है उस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और शेयर जरूर कर दीजिए तमाम मित्रों को। आपके एग्जामिनेशन के लिए खास तौर पर चुनिंदा इंपॉर्टेंट कंटेंट और ख़ास तरीके से बनाया जाता है और PDF भी अवेलेबल होता है आपके लिए, ठीक है। तो अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ।